प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी विद्यार्थी 2025 बोर्ड परीक्षा में गणित का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए गणित का एक लेटेस्ट मॉडल पेपर लेकर के आ चुका हूं, जो कि 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और बच्चों, आप यहाँ पे जो पेपर देख पा रहे हो, 2025 का पेपर बिल्कुल ऐसा ही आएगा, क्योंकि सेम यही पेपर 2024 वाले पेपर में आया हुआ था। तो आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देख लेना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। आइए बच्चों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि 2024 का जो भी पेपर बना था, किस आधार पे बना था, और उसी आधार पे आप सभी का 2025 वाला भी पेपर बनने वाला है। बिल्कुल ऐसा ही पेपर आएगा, इससे हट करके नहीं आएगा। तो आप सभी को पता होगा भैया कि आपका जो भी पेपर बनता है वो 70 नंबर का बनता है। तो भैया आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का 70 में 70 क्लियर करने वाला हूं। बिल्कुल 70 में 70 क्लियर हो जाएगा। आप लोग वीडियो को एंड तक देखते रहना, और जैसे ही पेपर मिलेगा सबसे पहले अपने यहाँ पे अनुक्रमांक और अपना यहाँ पे नाम एडमिट कार्ड से मैच करा करके भर लेना है। और इस पूरे पेपर को हल करने के लिए आपके पास समय मिलते हैं 3 घंटे 15 मिनट। तो भैया 15 मिनट में इस पूरे पेपर को ध्यान से पढ़ना है और पढ़ करके सारे क्वेश्चन को हल करना है। पेपर 2 खंडों में डिवाइड होगा। एक तो होगा खंड अ और दूसरा होगा खंड ब। खंड अ जो होगा उसमें 20 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये बच्चों, बिना टाइम को वेस्ट किए सीधे सीधा हम खंड अ वाले सेक्शन पे टपक पड़ते हैं। और यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना। करेक्ट द्विघात समीकरण 3x² - 6x + 4 = 0 के विविधकर यानी कि डी का मान निकालना है। तो बच्चों, आप सभी को पता होगा जो विविधकर होता है वो उसका फार्मूला क्या होता है, वो होता है डी बराबर b² - 4ac होता है। आप सभी को पता होगा। अच्छा, बी और ए और सी कहां से आया, तो हमने यहाँ पे जो आपका द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, वो होता है ax² + bx + c बराबर 0 से जब हम तुलना कर देंगे तो हमारा a का मान यहाँ से 3 आ जाएगा, b का मान यहाँ से हमारा -6 आ जाएगा, और c का मान हमारा यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो हम करेंगे क्या, a b और c का मान इसमें रख देंगे, d का मान हमारा निकल करके आ जाएगा। तो भैया b का मान क्या दे रखा है, -6, तो -6 का स्क्वायर कर दो, -4 इंटू a का मान दिया भैया 3, और c का मान कितना दिया है, 4 दिया है। अब ये देखो -6 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 36, और ये हो जाएगा, देखो 4 3 12 चौके 48 हो जाएगा। अब देखो 36 में से 48 कट जाएगा, -12 आंसर आपका आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा चौथा में ये वाला आंसर हमारा मौजूद है। इसलिए जो पहला क्वेश्चन है उसका राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। अब चलिए बच्चों, इसी क्रम में अगला क्वेश्चन को देखते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखना, जो भी क्वेश्चन बता रहा हूं इसी प्रकार के क्वेश्चन आप सभी को बोर्ड के पेपर में देखने को मिल जाएगा। कह रहा है कि समीकरण 3x + 2y = 6 तथा y = 0 का हल होगा। यहाँ पर y का मान दे रखा है। कहने का सेंस यहाँ पे है कि हमारे पास दो इक्वेशन दिए जा चुके हैं, जो हमारा पहला इक्वेशन है वो है 3x + 2y = 6 है, और दूसरा इक्वेशन है हमारा y = 0 है। ठीक है, अब हम करेंगे क्या भैया, जो हमारा इक्वेशन सेकंड है जिसमें y का मान 0 है, अब इस मान को हम करेंगे क्या, समीकरण 1 में पुट कर देंगे। आइए भाई पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x + 2 इंटू वाई का मान अब 0 कर दो भाई, तो 0 कर देंगे बराबर 6। क्या हो जाएगा 3x, अब देखो इसका मान जब 0 हो जाएगा तो 3x = 6 हो जाएगा, और x का मान यहाँ से हो जाएगा 6/3, मतलब कि हो जाएगा 2, और 2 हमारा क्या हो जाएगा भैया, x का मान हो जाएगा। तो हमें करना क्या है, x और y दोनों का मान बताना है। तो भैया x का मान क्या हो जाएगा, इस प्रकार से लिख देंगे, x का मान हो जाएगा 2 और y का मान तो पहले से दे रखा है 0।
तो 2,0, 2,0 कौन सा दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर हमारा पहला में ये वाला आंसर मैच कर रहा है। समझ में आ रहा है ना? एक बार वीडियो को थम्स अप कर देना, क्योंकि भैया इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। आपको भी ये वाला पेपर तैयार करके जाना है, ठीक ना, अगर आप पेपर में 70 में 70 स्कोर करना चाहते हो। तीसरा हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 से लेकर के 10 तक की सभी धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य कितना होगा? समांतर माध्य, समांतर माध्य का फार्मूला होता है भैया, अगर हम बात करेंगे समांतर माध्य का फार्मूला की, तो होता है कुल संख्या। क्या होता है? कुल संख्या और बटे में कुल संख्या का योग, बटे में हो जाएगा कुल संख्या। कहने का सेंस ये है भैया कि जितनी भी संख्याएं हैं उसका सबसे पहले तो आप ऐड कर दो, आप बटे में जितनी संख्या उसे डिवाइड कर दो। अगर आपको ये फार्मूला नहीं पता है तो डायरेक्ट सम संख्याओं का समांतर माध्य होता है n बराबर, सम संख्या का समांतर माध्य होता है, जो आपका समांतर माध्य होगा वो हो जाएगा आपका समांतर माध्य बराबर हो जाएगा भैया n+1 हो जाएगा। इस वाले फार्मूला को भी आप याद कर सकते हैं और ऊपर वाले को भी याद कर सकते हैं। तो ये समझते हैं, ऊपर वाला लगाएंगे। कह रहा है कि कुल संख्याओं का योग, तो आपको पता करना होगा 1 से लेकर के 10 तक कौन कौन सी सम संख्या बन सकती है। तो सबसे पहली संख्या बनेगी 2, फिर 4, फिर 6 + 8, फिर 10 तक बोला है तो 10 को भी हम इंक्लूड करेंगे, और बटे में 2, 4, 5 हमारा संख्या दिया गया, 5 से डिवाइड कर दो। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2, 4, 6, 6, 12, 12, 20, 10, 30, तो 30/5 हो जाएगा, यानी कि 6 आ जाएगा। अगर हम बात करेंगे समांतर माध्य कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, ठीक ना। इसी प्रकार से अगर हम बात करेंगे भैया n, ये वाला, तो हम देखेंगे 1 से लेकर के 10 तक के कितनी संख्याएं हो सकती है सम संख्या। इसमें 5 सम संख्या आ रही है, 2, 4, 5 और 5 और +1 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो ये वाला फार्मूला भी आप लगा सकते हो और ये वाला फार्मूला भी आप लगा सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। इसी क्रम में आगे देख लेते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से सुनना, कि यदि ए बी सी, एक ट्रायंगल दिया गया है एबीसी, जिसमें ए बी का मान 6 है, 6 सेंटीमीटर, और ए सी का मान 12 सेंटीमीटर और बी सी का मान 6 सेंटीमीटर है, तो एंगल बी का मान निकालिए। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बोर्ड के द्वारा गलती कर दिया गया है। ए बी का मान आप यहाँ पर रख लो 6√3, तब जाकर के आंसर आएगा 6√3। अब भैया हमें करना क्या है? एक ऐसा ट्रायंगल बनाना है, देखो, जिसमें इसको मान लेते हैं ए, या हम इसको ऐसे मान सकते हैं, ए मान सकते हैं, इसको बी मान सकते हैं, इसको सी मान सकते हैं। ए बी का मान दिया गया 6√3, और यहाँ पर देखो भाई बी सी का मान दिया गया 6 और ए सी का मान दिया गया है 12। तो हम करेंगे क्या? इसमें एंगल बी का मान निकालना है, तो हम इसमें पाइथागोरस का प्रमेय अप्लाई करेंगे, और हमारा पाइथागोरस का जो प्रमेय होता है बोलता है भैया AC स्क्वायर, कौन का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर। मतलब कि भैया BC का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा? AB का स्क्वायर, ठीक है, इतना चीज। अब देखो AC बराबर दिया गया कितना? 12, 12 का स्क्वायर कर दो। BC बराबर दिया गया 6√3, इसका भी स्क्वायर कर दो, प्लस में AB का मान दिया गया भैया 6, इसका भी स्क्वायर कर दो। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये देखो, ये हो जाएगा 108, कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 36, और दोनों को जब जोड़ देंगे तो भैया 144 आ जाएगा, और ये तो भाई 144 है ही है। तो भैया देखो, अगर हम यहाँ पे देख पा रहे हैं पाइथागोरस का जो प्रमेय है यहाँ पर अप्लाई हो जा रहा है, तो पाइथागोरस जब अप्लाई होगा उसका एक कंडीशन होता है, जो उसका एक एंगल होगा, एंगल बी जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। तो आपसे क्वेश्चन में यही एंगल बी का मान पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर पहला में मौजूद है, दिखाई दे रहा है, पहला ऑप्शन यहाँ पे सत्य हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 125 और 70 को विभाजित करने पर शेषफल 8 और 5 प्राप्त होता है। शेषफल क्रमशः 8 और 5 प्राप्त होता है। तो आपको बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है, तो भाई करो क्या? आपको इसका HCF निकालना है। लेकिन भैया आप देखो, शेषफल बोल रहा है कि आप 8 बताओ और 5 बताओ,
हम करेंगे क्या, इस दोनों संख्याओं में से उस शेषफल को घटा देते हैं, ठीक है, और जो भी हमारा मान बचेगा उसका हम एचसीएफ निकाल लेंगे। इसका हो जाएगा 113 और 70 में से भैया कितना चला जाएगा 5, तो इसका मान हो जाएगा 65। अब हम करेंगे क्या, इस दोनों संख्याओं का एचसीएफ कैलकुलेट कर लो भाई। एचसीएफ तो देखो, अरे भाई ये 117 होगा, ठीक है, तो 117 का अगर हम भाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 × 3 × 13 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम 65 करते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 × 13 हो जाएगा। आपको करना क्या है भाई, आपको ये करना है कि एचसीएफ का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में उभयनिष्ठ हो। तो दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, मात्र 13 ही तो दिखाई दे रहा है। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ इसका हो जाएगा भाई 13, क्या हो जाएगा 13, जो कि यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर बी में। इस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए भाई, अब आगे हम बढ़ जाते हैं। अगला जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान सुनना एक बार। तो आ रहा है क्वेश्चन कि यदि समीकरण x² प्लस के एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0 का एक मूल माइनस का 2 है तो k का मान बताओ। ये देखो x, ये है x² प्लस के एक्स माइनस 6 बराबर 0 दिया गया, हमारा इक्वेशन दिया गया है। इसका जो एक मूल है वो माइनस का 2 है। हम करेंगे क्या, x बराबर -2 रख देंगे। इसमें हम करेंगे क्या भाई, x बराबर -2 रखने पर, ठीक है, और रख देते हैं। अब इसमें जब -2 रखेंगे प्लस के इंटू माइनस का 2 -6 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा माइनस का 2k -6 बराबर 0, ये हो जाएगा -2k माइनस का 2 बराबर 0, माइनस का 2k बराबर हो जाएगा 2। अब देखो k बराबर क्या हो जाएगा भाई, 2 बटे में माइनस का 2, कट करके क्या आ जाएगा, k का मान आ जाएगा भाई माइनस का 1। k का मान कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, जो कि हमारा तीसरा ऑप्शन में मौजूद है आंसर। तो इस तरीके से यही तरीका होता है हल करने का। अगर आप ये तरीका अपनाते हैं तो बोर्ड के पेपर में ऑब्वियसली अच्छा मार्क्स ऑब्टेन करेंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार से आगे बढ़ जाते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन क्या है समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि सम चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई या 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर दिया गया है, तो इस सम चतुर्भुज की भुजा की लंबाई कितनी होगी, आपको बताना है भाई। तो हम बात करेंगे यदि सम चतुर्भुज की विकर्णों की लंबाई, ऐसा कोई सम चतुर्भुज है, ठीक है, जिसके विकर्ण एक तो है 12, एक तो है 16 सेंटीमीटर, तो इस सम चतुर्भुज की भुजा कितनी हो सकती है। इस प्रकार का भाई कोई है त्रिभुज, चतुर्भुज है, इसके जो विकर्ण है कितना है, एक तो है 12, एक है 16। तो सम चतुर्भुज की जो भुजा ए होती है उसका फार्मूला ये होता है, आपको मैं लिख दे रहा हूं, जो भी आपका विकर्ण होगा d1 का स्क्वायर प्लस में d2 का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, ठीक है, सम चतुर्भुज का भुजा निकालने का। तो भाई निकाल लो यहां से, a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा एक तो 12 का स्क्वायर कर दो प्लस में 16 का स्क्वायर कर दो, a बराबर क्या हो जाएगा 144 प्लस में ये हो जाएगा 256, तो हम देखेंगे तो 400 आ जाएगा। और हम जानते हैं कि 400 किसका वर्ग रूट है भाई, 20 का, तो 20 सेंटीमीटर निकल करके आ जाएगा, ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पे सत्य हो जाएगा। चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, यदि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है, साइन थीटा बराबर कितना दिया गया भाई, कॉस थीटा का मान दिया गया है। और यहाँ पर एक कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि 0 डिग्री, जो थीटा है हमारा 0 डिग्री के बराबर भी हो सकता है, या 0 डिग्री से बड़ा हो सकता है, या 90 डिग्री के बराबर हो सकता है, या 90 डिग्री से छोटा हो सकता है। ये एंगल इसका कंडीशन है। तो थीटा का मान कितना होगा आपको बताना है भाई। मतलब अगर थीटा की बात करेंगे तो 0 से लेकर के 90 के बीच में अप्लाई होगा, ठीक है। आइए भाई हल कर लेते हैं। हमारा दिया गया साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा
हम करते क्या है, दोनों पक्षों में का से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। और देखो जब इसको भी भाग कर दो का से तो बचे कितना, एक बच जाएगा। अब साइन बटे कास कितना हो जाएगा भाई, tan थीटा होता है, आप सभी को पता है tan थीटा बराबर एक। अब tan कितने डिग्री की वैल्यू 1 होती है भाई, आप सभी को पता है कि नहीं, मैं ऐसे बोल रहा हूँ tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 45 डिग्री, कितना हो जाएगा भाई 45 डिग्री हो जाएगा। इस तरीके से आप सभी को अप्लाई करना है, सारे क्वेश्चन आसान है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन है कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योगफल कितना होगा, आपको बताना है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, 144 का अभाज्य गुणनखंड फाइंड आउट करते हैं। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए 144 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं भाई, कई बार निकालना सिखाया हूँ। 2 से करोगे ये 72 बार में कैंसिल आउट होगा, 2 से करोगे 36 बार हो जाएगा, 2 से करोगे 18 बार में हो जाएगा, 2 से करोगे 9 बार में, 3 से कर दोगे 3 बार में, 3 से कर दोगे 1 बार में। तो ये जो संख्या आ रही है इसी को हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। और इसी का जो गुणनफल प्राप्त होता है उसी को हम अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 144 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब कह रहा है कि गुणनखंडों के घातों का योगफल। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर 2 का घात कितना है भाई, 2 का घात 4 है, गुणे 3 का घात कितना है 2 है। तो अब देखो एक 4 घात है एक 2 घात है, अब इसका योगफल निकाल दो भाई, कितना हो जाएगा, इसका योगफल निकाल दोगे तो 4 हो जाएगा प्लस में 2 हो जाएगा। कहने का सेंस यहाँ पे एक योगफल जो घात होगा पावर होगा उसका योगफल 6 निकल करके आएगा, कितना 6। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं बहुत ही शानदार क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु -3,5 की वाई अक्ष से दूरी ज्ञात करिए। समझते हैं, यहाँ पर देखिए एक ये कोऑर्डिनेट है, इसी प्रकार का हमारा चतुर्थांश होता है, इसके मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो 0,0 होता है, ठीक है। और हम बात करेंगे इस चतुर्थांश से अगर हम राइट दिशा में कहीं भी जाएं, ऊपर जाएं या नीचे जाएं, हमारी जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है। क्या होती है भैया, पॉजिटिव होती है, या तो ऊपर जाओ तब भी, नीचे जाओ तब पर भी, ठीक है, पॉजिटिव होती है। एक बार समझ लो कंसेप्ट, उसके बाद सवाल तो हलवा है, ठीक है। अगर हम इस चतुर्थांश पे खड़े होकर के, ठीक है, और लेफ्ट की तरफ मुड़ते हैं, लेफ्ट साइड में जाते हैं, तो इधर कहीं भी जाएंगे तो हमारी वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, ऊपर से जाओ तब पर भी और नीचे से जाओ तब पर भी वैल्यू निगेटिव होगी। इस चतुर्थांश के अगर नीचे जाओगे, नीचे अगर इस दिशा में जाओगे एक्स एक्सिस पे, फिर भी उसकी वैल्यू क्या होगी भाई वाई एक्सिस पे, उसकी वैल्यू हो जाएगी निगेटिव। ऊपर जाओगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी भाई पॉजिटिव हो जाएगी। सबसे पहले ये कंसेप्ट सभी को पता होना चाहिए। कह रहा है कि -3,5, इतना तो समझ में आ गया। अब -3,5, तो भैया देखो ये होता है एक्स और ये होता है वाई। एक्स एक्सिस पे आपको -3 चलना है, तो मैंने आपको ये बताया भाई ये एक्स होता है और ये आपका वाई होता है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे -3 चलो, इधर चलो कहीं, -3 चल दिए, ठीक है। और y पे कितना चलना है 5, तो y पॉजिटिव ऊपर जाना है, y पॉजिटिव मतलब ऊपर जाना है, तो कोई ये बिंदु मान लो 5, इस दोनों बिंदु का आपस में कनेक्ट कराओ, कनेक्ट। और कनेक्ट करने के बाद जो हमारा ये पॉइंट प्राप्त होगा, जो हमारा ये पॉइंट प्राप्त होगा, उसी पॉइंट को क्या बोलेंगे भाई -3,5, उसी पॉइंट को क्या बोलेंगे भाई एक्स और वाई का जो निर्देशांक होगा वो क्या हो जाएगा -3,5। अब बोल रहा है कि वाई अक्ष से कितना दूर है, तो भैया वाई अक्ष की क्या है, ये है, ये ये तो भाई नजदीक है, इस पे इसका तो लेते नहीं है, हम ये वाला डिस्टेंस लेते हैं, तो वाई अक्ष से कितना दूर हो जाएगा, ये देखो वाई हमारा वाई एक्सिस है और इधर से हम चल रहे हैं इतना -3 चल रहे हैं, तो अभी तो हम इस पॉइंट पे पहुंच रहे हैं, तो कितना दूर हो जाएगा -3 हो जाएगा। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सिंपल है क्वेश्चन, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, यदि एक वर्गीकृत आंकड़े का माध्य और बहुलक क्रमशः 24 और 12 दिया गया है, तो इसके माध्य का निकालना है।
तो इसके माध्यिका का मान ज्ञात करना भाई। माध्यिका कितना होगा, तो एक फार्मूला जान लो। एक फार्मूला होता है बहुलक बराबर, फार्मूला होता है बहुलक बराबर 2 गुणे माध्य माइनस 3 गुणे माध्यिका। बहुत ही शानदार फार्मूला है, आप सभी को पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन फिक्स है कि पेपर में आता है, एक क्वेश्चन। अब बहुलक का मान कितना दिया भाई, 12 दिया है। माध्यिका का मान कितना दिया है, 24 दिया है। माध्यिका को हम m मान लेते हैं, निकालना है, ठीक है। अब देखो इसको इधर लाओ भाई, 3 गुणे, इसको इधर लाओगे, फार्मूला थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, यहाँ पर होगा 3 गुणे माध्यिका। क्या हो जाएगा, 3 गुणे माध्यिका, गड़बड़ हो जाता है भाई, परेशान नहीं होने का, माइनस 2 गुणे माध्य, ठीक है, कुछ ऐसा ही फार्मूला होता है। 3 गुणे माध्यिका, माध्यिका को m मान लेते हैं, 2 गुणे माध्य कितना दिया गया, 24। अब ये देखो, ये हमारा 12 दिया है, 12 प्लस में उधर आएगा 48 हो जाएगा, बराबर 3 इंटू एम हो जाएगा। अब 12 और 48 को जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 60 आ जाएगा, बराबर 3 गुणे एम। तो यहाँ से कट जाएगा ना, एम का मान हो जाएगा कितना, 20। जो हमारा माध्यिका जो आया, माध्यिका का मान कितना हो जाएगा, 20 आ जाएगा। सी ऑप्शन में दिया गया है, इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो, जो मैंने क्वेश्चन बताया सेम से वही वाला क्वेश्चन आ गया, 12 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि बिंदु 5,9 की y अक्ष से दूरी ज्ञात करो। कोई एक चतुर्थांश लो, एक्स एक्सिस पे आपको 5 चलना है, कितना भाई, 5 चलना है, और y पे कितना चलना है, 9 चलना है, y पे 9 चलना है, इसको मिलाना है। तो ये जो पॉइंट मिला, ये जो पॉइंट मिला हमारा क्या हो जाएगा, तो y अक्ष से कितना दूर हो जाएगा, तो भैया y अक्ष तो ये है। अब ये y अक्ष से ये वाला कितना दूरी है भाई, 5 ही तो है, 5 मात्रक हो जाएगा, किधर है, सी ऑप्शन में दिया गया है। माने बहुत सिंपल सा हलवा हलवा टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, बिल्कुल ऐसा ही 25 वाला पेपर आएगा, घबराने का नहीं, ठीक है, बिल्कुल भी हेजिटेशन में नहीं आना है। कह रहा है कि 13 नंबर क्वेश्चन की साइन स्क्वायर 18 डिग्री माइनस कास स्क्वायर 72 डिग्री का मान निकालिए, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन में हम कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा समझिएगा। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट आप सभी को पता होना चाहिए। आप सभी को पता होगा कि 90 प्लस माइनस थीटा पे त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो साइन तो कास में चेंज होगा, कास साइन में चेंज हो जाता है, ये तो पता होना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे कंसेप्ट ये लगाएंगे, हम बदल लेते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है, इतना होता है ना। अब देखो मेरा तरीका क्या है, किसी एक को मैं चेंज करूंगा, मैं ले रहा हूं साइन 90 और माइनस 18। अच्छा, इसके जगह पे मैं क्या कर सकता हूं भाई, इतना के जगह पे मैं क्या कर सकता हूं, कास 18 लिख सकता हूं ना, कास 18। अब इसको घटा दो भाई, तो साइन जो 72 डिग्री की वैल्यू आएगी वो कास 18 डिग्री के वैल्यू के बराबर होगी। दोनों का मान मतलब सेम है, दोनों का मान सेम है, तो भैया स्क्वायर भी करोगे तो मान तो सेम ही आएगा, स्क्वायर भी करोगे तो मान तो दोनों का सेम ही आएगा। अब यहाँ पे देखो साइन 18 है तो इसके जगह पे हम कास 18 लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे कास 72 लिख सकते हैं, या कास 72 है, इसमें नहीं है क्या, चलो एक बार चेंज कर लेते हैं। अब देखो इसका जो वैल्यू है, यहाँ पे देखो साइन जो 72 का मान है वो कास 18 के बराबर है, लेकिन हम इसके जस्ट अपोजिट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो साइन 90 माइनस 72, लाओ भाई कंसेप्ट लाओ, तो इसके जगह पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, मतलब कॉस 72 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा, ये तो हो गया कॉस थीटा। अब 90 में से जब 72 घटाओगे तो क्या हो जाएगा, साइन कितना आ जाएगा भाई, 18 डिग्री, बराबर ही हो जाएगा कॉस 72 डिग्री। तो साइन 18 कहो या कॉस 72 कहो या साइन 72 कहो या कॉस 18 कहो, सबका मान सेम होता है, ठीक है। इन दोनों का मान आपस में सेम होगा और इन दोनों का मान आपस में सेम होगा, ठीक है ना।
अब यहाँ पे देखो हमारा साइन 18 का मान दिया गया है, तो इसके जगह पे cos 72 लिख सकते हैं। ठीक है, cos स्क्वायर 72 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 72 डिग्री, कट जाएगा, जीरो आ जाएगा, कट कर कितना आ जाएगा, जीरो। सेकेंड ऑप्शन में दिया गया है, इस दोनों बात को हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, क्या है क्वेश्चन समझते हैं। मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, यदि दो गोलों के आयतनों का अनुपात 27:64 है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। दो कोई गोला है, ठीक है, मान लो ये कोई गोला है दो, इसका जो आयतन है मान लेते हैं अगर 27 है, 30 वाले का आयतन 64 है। ठीक है, इतना चीज कह रहा है कि भाई उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका आपको अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले करेंगे भाई, क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें इसका त्रिज्या की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम करेंगे क्या, इसका सबसे पहले रेडियस का मान निकाल लो भाई, क्या हो जाएगा, रेडियस का मान होता है देखो सबसे पहले 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये तो इस गोले के लिए हो जाएगा भाई, इसका R1 कर दो। अब बड़े वाले के लिए कर दो 4/3 पाई R2 क्यूब। ये गोले का आयतन होता है। तो इसी दोनों आयतन को क्या दिया है भाई, एक तो 27 दे दिया है और दूसरा कितना दे दिया गया है, 64। अब देखो 4/3 पाई और 4/3 पाई से ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब इसको हम लिख सकते हैं, देखो R1/R2 का होल क्यूब कर सकते हैं ना, इसके जवाब हम कर सकते हैं 27/64। R1/R2 यहां से निकाल लेंगे, दोनों पक्षों का क्यूब रूट ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, R1/R2 यहां से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/4। अब भैया आप 10th में आ गए हो, इतनी छोटी छोटी बातें आप सभी को पता होनी चाहिए। अब जब कह रहे हैं उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालो तो क्या हो जाएगा, इसका बस केवल इसका स्क्वायर कर दो भाई, आपको फार्मूला पे जाने कोई आवश्यकता नहीं है, बस इसका स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/16, 9/16 आ जाएगा। पहला ऑप्शन हमारा सत्य हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। यदि कुछ प्रेक्षणों के बहुलक तथा माध्य क्रमशः 45 27 दिया गया है तो माध्य का निकालिए। बिल्कुल सेम सवाल है, उसी अंदाज में करेंगे। ठीक है, थोड़ा भी घबराएंगे नहीं। तो मैंने क्या बताया था, बहुलक बराबर, मैंने बताया था भाई बहुलक बराबर कितना होता है, 2 गुणे माध्य माइनस 3 गुणे माध्य का। एक बार भाई फार्मूला चेक करते हैं, फार्मूला भी सही है कि नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो बहुलक का मान दिया गया है, जो हमारा बहुलक का मान कितना दिया गया है, 45। ये कितना दिया गया, 45। तो ये वाला जो फार्मूला है हमारा माइनस में 2 चला जाएगा उधर, 3 गुणे माध्य का माइनस 2 गुणे माध्य, बस ये होता है। थोड़ा सा इंटरचेंज करना होगा। तो 3 गुणे माध्य को हम m मान लेते हैं, माइनस 2 गुणे माध्य, माध्य हमारा कितना दिया है, 27। तो यहाँ पे कर लेते हैं भाई 2 गुणे का 27। अब ये 27 पूरा 54 हो जाएगा, और 54 आकर के इसको पक्षांतर कर देते हैं। तो हम ये भी कर सकते हैं कि स्टेप ले लेते हैं, 3 गुणे m माइनस 54। अब ये इधर आएगा तो भाई कितना हो जाएगा, 45 प्लस 54 बराबर 3 गुणे m। ये दोनों मिलकर कितना हो जाएंगे, 99 बराबर 3 गुणे m। अब ये कट जाएगा, कितना बार में m का मान हो जाएगा भाई यहाँ से कितना, 37। और m मैंने क्या मान रखा है भाई, यही माध्यिका है, क्या है, यही माध्यिका का मान है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि समीकरण x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूल होंगे। मूल निकालना है। तो भैया इसके करने के कई सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। तो टाइम बहुत कम है, लिमिटेड है, इसलिए लिमिटेड हम देखेंगे। ठीक है, हम इसको कर सकते हैं, यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा। इसको मैं ले लेता हूँ, इसको मैं ए स्क्वायर मान लेता हूँ, ए स्क्वायर माइनस इसको मैं कर लेता हूँ, इसको प्लस में बी स्क्वायर।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2 इंटू ए मतलब एक्स, अभी मतलब ए। देखो ये ए माइनस बी के होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर का 0। एक्स माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि भैया x बराबर क्या आ जाएगा भाई, x बराबर प्लस 1 आ जाएगा। और कैसा समीकरण है, द्विघात टाइप का है, x के 2 मान आएंगे, x से कितने मान आएंगे 2 मान, तो 1 1 आ जाएगा। एक तरीका ये हो गया, सिरधर्राचार्य के भी फार्मूला अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो इसको तोड़ भी सकते हो। ठीक है, तो कैसे तोड़ोगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 कर दोगे भाई, आ जाएगा। बहुत सारे तरीके होते हैं करने के लिए, जो भी तरीका आसान लगे। एमसीक्यू है, इसमें कोई टाइम नुकसान करके तीर नहीं मारना है, टाइम बचाना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 7 13 20 17 और 3x का समांतर माध्य 18 है तो x का मान निकालिए। तो मैंने आपको जस्ट कुछ समय पहले बताया था कि समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है। समांतर माध्य का भैया फार्मूला क्या होता है, बताया था कुल संख्याओं का योग, बताया था कि नहीं, और बटे में कुल संख्या, है कि ना। अब जितनी भी संख्याएं हैं सबको आपस में कनेक्ट करते हैं, जोड़ दो भाई। 7 प्लस 13 प्लस 20 प्लस 17 प्लस 3x। एक बार संख्या आप लोग देख लेना, कितनी संख्या 2 4 5 है। ठीक है, और समांतर माध्य हमारा दे रखा है कितना भाई, 18 दे रखा है, तो 18 बच कितना आ जाएगा 90। अब इसको भाई जोड़ जोड़ लो, तो 7 और 13 20 आ जाएगा, और 20 20 40, और 40 अब 20 60 आ जाएगा, और 60 में से मैं यहाँ पे 3 घटा दूंगा क्योंकि मैंने 17 को 20 मान लिया है। तो कितना आ जाएगा भाई, 20 20 40 10 50 7 57, 57 प्लस 3x आ जाएगा। अब 3x के बराबर कितना हो जाएगा भाई, 90 माइनस 57, तो भाई माइनस कर दो, कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 3, और यहाँ पे बच गया कितना 8, 8 में से 5 गया 3, मतलब 3x बराबर 33, तो x बराबर कितना आ जाएगा 33 बटे का 3, मतलब 11 आ जाएगा, मतलब 11 आ जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं, यदि दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4 7 है तो इनके क्षेत्रफल बताओ भाई। अभी मैंने जस्ट बताया था, जब भुजा का अनुपात दिया गया है a1/a2 का मान दिया गया है 4/7, तो इसके अगर एरिया निकालेंगे तो एरिया निकालने के लिए स्क्वायर कर देते हैं सिंपली, तो क्या हो जाएगा 16/49 आ जाएगा, 16/49 आ जाएगा, 16:49 आ जाएगा, सेकेंड ऑप्शन सत्य हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं, बहुविकल्पी का अंतिम क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन कि यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिमाप का संख्यात्मक रूप से समान है, यदि कोई सर्किल है उसका जो एरिया है और उसका जो पेरीमीटर है दोनों इक्वल हैं, ठीक है, उसका रेडियस निकालना है, वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, तो भैया हमें पता है कि जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। ये जो एरिया है परिमाप के बराबर है, तो परिमाप भाई कितना होता है 2 पाई आर होता है, ठीक है, 2 पाई आर होता है। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पाई से पाई तो कैंसिल आउट हो जाएगा, एक आर से एक आर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर बच गया एक आर और यहाँ भी बच गया मात्र 2, तो हम कह सकते हैं जो आर का मान होगा वो 2 हो जाएगा, आर का मान हो जाएगा 2, और हमें यही फाइंड आउट करना है कि वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। तो अब यहाँ पे कोई मात्रक नहीं दिया गया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एक अपने से मात्रक, 2 मात्रक, किलोमीटर मीटर या कुछ भी होगा, उससे कोई हमें मतलब नहीं है। तो भैया इस तरीके से आप सभी लोग सारे प्रश्नों को हल करेंगे पेपर में और ओएमआर शीट में भरेंगे। तो प्यारे साथियों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।